नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्तों आपका। आज हम ले आए हैं आपके लिए 1 से 15 दिसंबर का अंक। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों, सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 4.5 वर्ष में 100 से ज्यादा प्रशासनिक और नीतिगत पहलों के साथ इस क्षेत्र को एक नई ऊर्जा मिली है। 5P यानी पीपल, प्लेटफॉर्म, पैक्स, पॉलिसी और प्रॉस्पेरिटी पर आधारित इस पहल ने भारत के सहकारिता आंदोलन को विस्तार और नई मजबूती दे दी है। सहकार से समृद्धि के मंत्र पर अग्रसर सहकारिता क्षेत्र भारत के भविष्य को एक नया आकार दे रहा है। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है और हाल ही में अमूल और इफ्को ने दुनिया की शीर्ष 10 सहकारी संस्थाओं में पहला और दूसरा स्थान भी हासिल कर लिया है। वर्ष 1946 में 14 दिसंबर के दिन ही अमूल के नाम से मशहूर सहकारी संस्था का पंजीकरण हुआ था। इसी संदर्भ में सहकार से समृद्धि हमारे इस बार के अंक की बनी है आवरण कथा। इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में भारतीय कला के नायक नंदलाल बोस, आईसीसी महिला विश्व कप चैंपियन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत, दिल्ली बम विस्फोट और पीएम मोदी की 2 टूक के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस और परमाणु ऊर्जा पर विशेष सामग्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही पत्रिका के इनसाइड पेज पर बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम और बैक कवर पर 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर विशेष सामग्री को समाहित किया गया है। श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं सहकारिता के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार। साथियों, कोऑपरेटिव्स का महत्व सिर्फ स्ट्रक्चर से, नियमों कानूनों भर से ही नहीं है। इनसे संस्थाएं बन सकती है, कानून, नियम, स्ट्रक्चर संस्थाएं बन सकती है, उनका विकास और विस्तार भी शायद हो सकता है, लेकिन कोऑपरेटिव की स्पिरिट ये सबसे महत्वपूर्ण है। यही कोऑपरेटिव स्पिरिट ही इस मूवमेंट की प्राण शक्ति है। ये सहकार की संस्कृति से आती है। महात्मा गांधी कहते थे कि कोऑपरेटिव्स की सफलता उनकी संख्या से नहीं, उनके सदस्यों के नैतिक विकास से होती है। जब नैतिकता होगी तो मानवता के हित में ही सही फैसले होंगे। वंदे मातरम। माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ये शब्द एक मंत्र, एक ऊर्जा और एक संकल्प है। हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है, भविष्य को नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प या लक्ष्य नहीं जो हम भारतवासी हासिल न कर सकें। विरोध और देशभक्ति का प्रतीक वंदे मातरम, दासता के विरोध और देशभक्ति के प्रतीक वंदे मातरम के 150वें वर्ष में साल भर चलने वाले स्मरणोत्सव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में शुभारंभ किया। एकता, विरोध और राष्ट्रीय गौरव की स्थायी विरासत और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का स्मरणोत्सव 7 नवंबर 2026 तक मनाया जाएगा। वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संदेश भी दिया कि जो लोग राष्ट्र को केवल एक भू राजनीतिक इकाई के रूप में देखते हैं, उनके लिए राष्ट्र को मां मानने का विचार आश्चर्यजनक लग सकता है। लेकिन भारत अलग है। भारत में मां जन्म देने वाली, पालन पोषण करने वाली और जब उसकी संतान संकट में होती है तो वो संकटों को हरने वाली भी होती है। मां भारती अपार शक्ति रखती है, विपत्ति में मार्गदर्शन करती है और शत्रुओं का नाश करती है। वंदे मातरम राष्ट्रीय पहचान और सामूहिक भावना का चिरस्थायी प्रतीक है। वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुआ था। बाद में इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने उपन्यास आनंदमठ में शामिल किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया था। वंदे मातरम के 150 वर्ष पर विशेष रिपोर्ट पत्रिका में पढ़ी जा सकती है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, 150 वर्ष उस महान अध्याय को
उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है और मैं मानता हूं सदन ने भी और देश ने भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। आज देश के पास सबका साथ सबका विकास के मंत्र की ताकत है। इस मंत्र ने बीते वर्षों में करोड़ों लोगों का जीवन बदला है, देश की एकता को मजबूती दी है और दशकों से उपेक्षित जनजातीय समाज को मुख्य धारा से जोड़ दिया है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को मजबूत करने की शपथ लेने का आह्वान किया, ताकि न विकास में कोई पीछे रहे न कोई पीछे छूटे। भारत के सम्मान, स्वाभिमान और स्वराज की जब जब बात आई तो आदिवासी समाज सबसे आगे खड़ा हुआ। आदिवासी समाज से निकले कितने ही नायक नायिकाओं ने आजादी की मशाल को आगे बढ़ाया। तिलका मांझी, रानी गाइदिन्ल्यू, सिद्धू कान्हो, भैरव मुर्मू, बुद्धो भगत, जनजातीय समाज को प्रेरणा देने वाले अल्लूरी सीताराम राजू, मध्य प्रदेश के तात्या भील, छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह, झारखंड के तेलंगा खड़िया, असम के रूपचंद कुंवर और ओडिशा के लक्ष्मण नायक ने आजादी के लिए असीम त्याग किया और संघर्ष किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जीवन भर अंग्रेजों को चैन से बैठने नहीं दिया। आदिवासी समाज ने अनगिनत क्रांतियां की, आजादी के लिए अपना लहू बहाया। जनजातीय गौरव दिवस पर हुए कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी इस पत्रिका में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस उस अटूट आत्मबल और संकल्प का उत्सव है जो सीमाओं को नई संभावनाओं में बदल देता है। केंद्र सरकार की नीतियों ने इन संभावनाओं एवं उम्मीदों को और बढ़ाया है। कैसे पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के जीवन को गरिमापूर्ण और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए हैं, इस पर विशेष रिपोर्ट पत्रिका में शामिल की गई है। हर व्यक्ति के भीतर कुछ कर दिखाने की शक्ति होती है, बस जरूरत होती है उसे अवसर देने की और उसमें विश्वास जताने की। ये कहानी है दोनों बाजू न होने के बावजूद छाती के सहारे दांतों और पैर से धनुष बाण चलाने वाली जम्मू कश्मीर की तीरंदाज 18 वर्षीय शीतल देवी की। शीतल जन्म से ही दुर्लभ बीमारी फोकोमेलिया से पीड़ित थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सरकार ने भी कदम कदम पर साथ दिया। शीतल ने भारतीय सेना के एक युवा कार्यक्रम के लिए नामांकन कराया और यहीं से उनके खेल करियर की नींव पड़ी। हांगझोउ एशियाई पैरा खेलों में तीरंदाजी की और महिला व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन प्रतिस्पर्धा में जीत लिया स्वर्ण पदक। देश में दिव्यांगजनों की ऐसी अनेक कहानियां हैं जो प्रेरणा देती हैं और ये सब केंद्र सरकार की नीतियों, उसके निर्णयों और दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की पहल से ही संभव हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने पूरे देश में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए 16 पहल शुरू की। इनमें से एक सुगम्य भारत अभियान है, जिसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर 2015 को हुई। दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता के उद्देश्य से शुरू की गई इस राष्ट्रव्यापी पहल के 10 साल पूरे हुए हैं, जिसने सुगम्यता बढ़ाई है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर विस्तृत जानकारी हमारी पत्रिका में शामिल है। जब न्याय हर व्यक्ति की पहुंच में होता है, सामाजिक और वित्तीय पृष्ठभूमि की बाधा के बिना हर व्यक्ति तक पहुंचता है, तभी वो सामाजिक न्याय की नींव बनता है। न्याय के इसी मूल अधिकार को सशक्त एवं सरल बनाने के लिए कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। भारत की कानून व्यवस्था अब दंड व्यवस्था के साथ नहीं चलती, बल्कि न्याय पर केंद्रित है। न्याय हर व्यक्ति का मूल अधिकार है। इस न्याय तक हर व्यक्ति की आसानी से पहुंच होनी चाहिए। न्याय तक सुलभ पहुंच और कानूनी सहायता से ईज ऑफ जस्टिस सुनिश्चित करने की दिशा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा महत्वपूर्ण भूमिका
निभा रही है। इस साल नालसा के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 3 दशक में नालसा ने न्यायपालिका को देश के गरीब नागरिकों तक जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया है। आज लोक अदालतों और प्री लिटिगेशन सेटलमेंट्स के माध्यम से लाखों विवाद जल्दी, सौहार्दपूर्ण और कम खर्च में सुलझाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने जो लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम शुरू किया, उससे महज 3 वर्ष में लगभग 8 लाख आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया है। सरकार के इन प्रयासों ने देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के लिए ईज ऑफ जस्टिस सुनिश्चित किया है। कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के तंत्र की मजबूती और कानूनी सेवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विवाद को आपसी सहमति और शांति से सुलझाने के लिए सामुदायिक मध्यस्थता योजना के कम्युनिटी मीडिएशन ट्रेनिंग मॉड्यूल को लॉन्च किया। पीएम मोदी कहते हैं, नए मॉड्यूल से भारतीय परंपरा की उस प्राचीन विद्या को पुनर्जीवित कर रहे हैं जिसमें संवाद और सहमति के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता था। ग्राम पंचायतों से लेकर गांव के बुजुर्गों तक मध्यस्थता हमेशा से देश की सभ्यता का हिस्सा रही है। नया मध्यस्थता अधिनियम इसी परंपरा को आगे बढ़ाता है और उसे आधुनिक स्वरूप दे रहा है। बीते 11 वर्षों के दौरान देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। 40,000 से ज्यादा अनावश्यक अनुपालनों को हटाया गया है, तो जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से 3400 से ज्यादा कानूनी धाराओं को गैर आपराधिक बनाया गया है। साथ ही 1500 से अधिक अप्रासंगिक और पुराने कानून रद्द किए गए हैं। दशकों से चले आ रहे पुराने कानूनों को अब भारतीय न्याय संहिता से बदल दिया गया है। पीएम मोदी ने सम्मेलन में स्पष्ट किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग तो तभी संभव है जब ईज ऑफ जस्टिस भी सुनिश्चित हो। नालसा के 20वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सभी जानकारियां पत्रिका में शामिल हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन और निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी है। इससे निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस निर्णय से दुनिया में मेड इन इंडिया की गूंज और प्रभावी होगी। इसके तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जा सकेगा। इस योजना से भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और नए और उभरते बाजारों में विविधीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सामाजिक न्याय के प्रणेता, भारतीय संविधान के शिल्पकार और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन में बना भारतीय संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का मूल मंत्र है। संविधान ने हर भारतीय के सपने को अधिकारों और अवसरों में बदलने का मार्ग दिखाया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण हुआ, जिन्होंने ऐसा संविधान दिया जो हमारी गरिमा और समानता सुनिश्चित करता है। इसके लिए भारत की पीढ़ियां डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति आभार रहेगी। बाबा साहेब को राष्ट्र का नमन पत्रिका के बैक कवर के रूप में शामिल किया गया है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। दोस्तों, न्यू इंडिया समाचार अब प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं ईमेल के जरिए इस पते पर response-nis@pib.gov.in। आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा बेताबी से इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।